ऐसे ही हुनरबाज युवा ज्योतिष जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र मानवेंद्र रावत जी को आपकी तालियों के मध्य आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अब हम मंच को गति प्रदान करते हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय ज्योतिष। बोल तो दो एक बार। ज्योतिष का कार्यक्रम है, हम सभी इस मंच के नीचे यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबको आज चंडीगढ़ शहर में एकजुट करने का जो श्रेय है, नक्षत्र 27 संस्था की चेयरमैन बबीता अग्रवाल जी, को फाउंडर रजनीश सूद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने इस कार्यक्रम का चंडीगढ़ में आयोजन किया और बहुत अच्छी गैदरिंग है। कार्यक्रम में गैदरिंग अच्छी हो तो आनंद आता है, वक्ताओं को बोलने में आनंद आता है और ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो सब तक पहुंच पाता है। वैसे तो ये सारी स्पीच यूट्यूब पर, फेसबुक पर, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डलती हैं। मैं यहाँ पर मंच पर आसीन अपने गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है आप ही से प्राप्त हुआ है। मैं देवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी, जो एक बहुत लंबे समय से ज्योतिष के प्रचार प्रसार में पूज्य पिताजी के साथ में आस्था चैनल से तपस्या कर रहे हैं। साथ में अभी रामकिशन गोयल जी को हमने सुन के लगा बहुत अच्छा उनको ज्ञान है नाड़ी ज्योतिष पर, वैदिक ज्योतिष पर बहुत गहराई से के साथ उन्होंने रिसर्च किया है। और जैसा अभी मंच के संचालक जी ने कहा, शुक्ला जी ने, कि उनके लिए तो अलग से एक वर्कशॉप होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए और उतने इंटरेस्ट के साथ में श्रोताओं का भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मंच संचालक शुक्ला जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, आपने सबको बहुत अच्छे से जोड़ के रखा, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से चंडीगढ़ शहर में अलग अलग शहरों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, हमारे मित्र, साथी, कोई पंजाब में अमृतसर से, कोई जम्मू से, विश्व शर्मा जी जम्मू से आए हैं, आशु मल्होत्रा जी अमृतसर से आए हैं, पूनम शर्मा जी, अलका शर्मा जी, जितने भी सब अलग अलग जिनके नाम नहीं ले पाया, आप आए, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो डाउट ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, इसमें किंतु परंतु नहीं है, अध्ययन का विषय है। हम भी आप लोगों से सीखते हैं, इन कार्यक्रमों में आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर जैसा अभी बात कर रहे थे, अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही वो एक अच्छा भविष्य वक्ता बन सकता है। उसकी वाणी पर सरस्वती विराजमान होंगी, उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे, उसकी जन्मपत्री में अगर शुक्र मजबूत होगा तो उसकी ख्याति बढ़ सकती है। मेरा भी ये मानना है। अगर आज मैं आपके बीच में हूँ यहाँ पर, तो मेरे भी कहीं ना कहीं जन्म पत्री में गुरु शुक्र का प्रभाव है और आपकी भी सबकी जन्म पत्रिका में गुरु शुक्र का प्रभाव है, जो आप ज्ञान से जुड़े और ज्योतिष की तरफ आपके ग्रह आपको लेकर के आए और आज हमें इतनी महान आत्माओं को सुनने का मौका मिल रहा है। देखिए, व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ कब होगा? हम बोल देते हैं यार ये तो चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्रमा पीड़ित है। ज्योतिष के अंदर अगर हमारे को किसी को कुछ बोलना है तो हम गाली तो दे नहीं सकते हैं। हम क्या कह देते हैं, यार ये चंद्रमा पीड़ित आदमी है, ये क्लाइंट आया, हम कहते हैं पीड़ित है, इसका चंद्रमा कमजोर है, राहु के साथ बैठा, शनि के साथ बैठा, ये पीड़ित आदमी है। व्यक्ति का मन पीड़ित होगा, उसका शरीर पीड़ित होगा और उसकी बुद्धि पीड़ित होगी। इन तीनों का मिलन होगा तो व्यक्ति पागलपन की ओर जाएगा। उसके मन में जब ये ख्याल आएगा कि मैं इसको ईंट उठा करके मार दूं, वो बुद्धि को फॉरवर्ड करेगा और उसका शरीर कहेगा मार दे, और वो उठाएगा और मार देगा। पता कैसे चलेगा वो व्यक्ति पागल है? पता चलेगा उसकी हरकतों से। हरकतें कहाँ से पता चलेंगी? जैसे शरीर को कमांड मिलेगी। इसलिए ज्योतिष के अंदर
अगर हमें पागलपन का योग देखना है तो शरीर को देखना पड़ेगा, यानी कि लगन लग्नेश, चतुर्थ चतुर्थेश, पंचम पंचमेश, और साथ में मन का कारक चंद्रमा, और साथ में बुद्धि का कारक बुध, क्योंकि जो विचार शक्ति है वो तो बुध ग्रह से ही चलती है, थॉट प्रोसेस तो उससे चलता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बुध से चलता है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा, अगर ये सारे योग आपको इकट्ठे मिल गए तो आप कह दो कि ये व्यक्ति पागल है। आपको राज भोगना है, कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, आकर के वो आपके सामने बोलता है कि मुझे तो, मैं चाहता हूं कि मंत्री बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं या राज भोगूं, तो राज भोगने के लिए हमारे को देखना पड़ेगा कि क्या उसकी कुंडली में इतना दम है। क्या देखिए, राजयोग भी कितने प्रकार के होते हैं। एक राजयोग बनता है धन से, आपके पास टैलेंट नहीं है पर आप धन के आधार पर राज भोग रहे हो, आप धनाढ्य हो, आपने 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए खर्च किए, राज्यसभा की सीट लेकर के आ गए, राज मिल गया आपको, राजपाट मिल गया आपको, आज प्रोटोकॉल है आपके पास राज्यसभा का, लोग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। आप अपनी बुद्धि से राज भोग सकते हो, आपके पास में अच्छी बुद्धि है, चाणक्य जैसी, आपका गुरु बलवान है, पंचम भाव बलवान है, तो आपके सामने जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर एमपी आकर के भी आपके पैर छुएंगे, जैसे आप लोगों के पास आते होंगे, हमारे पास आते हैं। क्या आप बुद्धि से राज कर रहे हो? एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से राज कर रहा है, लगन से, कि उसका लग्नेश कितना बलवान है, उसका लग्नेश कैसी स्थिति में है, राजो कारक है नहीं है, कमजोर है, तो आप बोल दो कि भैया नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। एक व्यक्ति ने धन से राजयोग तो ले लिया पर वो एक फोन नहीं कर सकता डीएम को, उसके अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं है, उसका वो व्यक्तित्व नहीं है, नहीं कर पाएगा। अगर आपका भाग्य, आपके बहुत सारे लोग भाग्य से अंबानी के घर में पैदा हो गए, आप पैदा होते ही भाग्य से आपको राजयोग मिल गया, पैदा होते ही आपको सोने की चम्मच मिल गई, और एक व्यक्ति कर्म से राजयोग प्राप्त कर रहा है, दशम भाव से कर रहा है, मेहनत करके कर रहा है, नीचे से उठ के आ रहा है, दरी बिछा करके आ रहा है, और आज देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। इसलिए हमारे को ये देखना पड़ेगा दूसरे की भी कुंडली में और खुद की भी कुंडली में कि हम कैसी कुंडली लेकर के पैदा हुए हैं, हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह कितने उच्च के हैं, हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह कितने नीच के हैं, और वो नीच के होकर के कैसे ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं। अभी कल मेरे पास चंडीगढ़ में यहाँ पर एक बहुत बड़े वकील साहब आए कुंडली दिखाने के लिए। जब भी आता हूँ तो हमेशा आते हैं मिलने के लिए। उनकी वृष लगन की कुंडली है और 12वें भाव में नीच का शनि बैठा हुआ है, 12th हाउस पर नीच शनि है, साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है, और चंद्रमा भी बैठा हुआ है, और बुध भी बैठा हुआ है। चतुर्ग्रही योग 12वें भाव में बन गया, और गुरु केतु की युति पंचम भाव पर बनी हुई है। अब 5th हाउस में गुरु का बैठना, केतु का बैठना, शनि का नीच होना, उनको ये कैंसर हो गया। अब कैंसर कारक ग्रह कौन से हैं? राहु है, शनि है, शरीर की जो हमारी कोशिकाएं हैं इसमें व्हाइट सेल्स और जो रेड सेल होता है वो चंद्रमा और मंगल के द्वारा चलता है। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आपका शनि नीच का है, वृष लगन है, कर्मेश होकर के और साथ में भाग्येश होकर के 12वें भाव में चला गया, सूर्य के साथ बैठ गया है, डिग्री कली एक दूसरे के बिल्कुल साथ में हैं। तो यहाँ पर लंबी बीमारी का योग बनता है, क्रॉनिक बीमारी का योग बनता है, और चंद्रमा साथ में बैठा है तो खून से संबंधित बीमारी का योग बनता है। और साथ में गुरु केतु बैठे हैं, बुद्धि पर बैठे हैं, पंचम भाव पर बैठे हैं, आपको दिमाग से तो बहुत तेज बना देंगे, पर कहीं ना कहीं ये जो इनका आपस में षडाष्टक दोष बना हुआ है गुरु का केतु का, और उधर वो 4 ग्रह 12वें भाव में। तो मैंने कहा छठे और अष्टम हो गए। मैंने कहा यहाँ पर 6 ग्रह एक दूसरे से षडाष्टक दोष में हैं, आप ध्यान रखिए। उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसे से पीड़ा चल रही है, मैं कितनी जी पाऊंगी? तो जितनी नॉलेज मेरे को है, क्योंकि हम सब शोध तो कर ही रहे हैं, सब सीख ही तो रहे हैं, जितनी मेरे को नॉलेज है, तो मैंने उनको बोला कि आपकी
जन्म पत्री के हिसाब से जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है, ये उदाहरण मैं आपके साथ में इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैंने उनको बोला कि देखिए आपका बाय बर्थ शनि नीच है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, और जब गोचर में भी शनि नीच होगा सन 2028 के आसपास, 28-29 में, उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि वृष लगन में आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, आपके ऊपर शनि की भी अंतरदशा चल रही है, और वृष लगन में गुरु अच्छा फल दे नहीं पाता क्योंकि उसके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आयु का भी स्वामी है, अष्टम का, और वो लाभ स्थान का 11वें भाव का भी स्वामी है, जो हेल्थ का भी होता है क्योंकि वो छठे से छठा हो जाता है। तो मैंने कहा आपके लिए वो समय विशेष रूप से कष्टकारी रहेगा, बाय बर्थ सिचुएशन बनेगी, पीड़ा आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि अब मेरे पास मैक्सिमम 5 साल का समय है, क्योंकि मेरी हिप की रिप्लेसमेंट हो गई है, कैंसर इतना ज़्यादा हो गया है कि हिप को भी पूरी तरीके से नहीं रिप्लेस कर पाई, पेट से रिलेटेड कैंसर है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी आप बिल्कुल सेकंड उस स्टेज में हो जिसके बाद हम एक डोज आपको और दे सकते हैं, जिसका लाखों रुपए की वो डोज आती है, और आप 4 साल 5 साल मैक्सिमम निकाल पाओगे। तो हमारे को ना इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है। मैं तो अपने आप को कुछ भी ज्ञानी नहीं मानता, मैं तो सिर्फ पंचांग को स्टडी करता रहता हूँ, दिमाग में इस गोचर को सेट करता रहता हूँ, ये देखता रहता हूँ कि ग्रहों का ट्रांजिट जो हो रहा है ये मेरे खुद के ऊपर कितना एप्लीकेबल हो रहा है कि मैं सामने वाले को बता सकूं। सूर्य नीच का है, हो जाएगा अभी 17 अक्टूबर को। अब सूर्य नीच होगा, राजा है, आईएएस है, बड़े प्रशासनिक पद पर बैठाता है, अच्छा सुनार है, अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा केमिस्ट का काम कराता है, आपको बड़ा मान सम्मान दिलाता है। और अगर राजा गोचर के अंदर नीच होगा तो उसका प्रभाव इस भूलोक भविष्य पर, इस शरीर के ऊपर तो पड़ेगा। अब मेष लगन की कुंडली हो, सप्तम भाव में सूर्य नीच होगा, 7 में मंगल होगा 4 अक्टूबर से, अभी अगले महीने से तुला में आ जाएगा। केतु चल ही रहा है, ठीक है, केतु तो अब वैसे परिवर्तन की कगार पर है, पर इनिशियली तो युति बनेगी, कुछ टाइम नज़दीक तो रहेंगे डिग्रिकली, कुछ ही टाइम के लिए। तो सूर्य का, मंगल का, केतु का प्रभाव त्रिग्रही दोष बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आक्रामकता तो बढ़ेगी, गुस्सा तो बढ़ेगा, इरिटेशन भी बढ़ेगी, हार्ट से रिलेटेड पीड़ा भी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा, आँख, हृदय, हड्डियाँ भी प्रभावित होंगी, क्योंकि सूर्य की पावर कमज़ोर पड़ेगी। अब इसमें भी कब तक फल दे सकता है? जब तक वो परम नीच होगा। तो मेरे को जो ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से मैंने अभी लोगों को यही बताना शुरू करा कि भैया जब 17 अक्टूबर को सूर्य नीच होगा तो 10 दिन के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि वो 27 डिग्री को 27 अक्टूबर को वो परम नीच का होगा 10 डिग्री पर, उसके बाद वो शत्रु राशि का फल देना शुरू कर देगा। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा जन्म पत्रिका के अंदर। कल एक लड़की कुंडली दिखाने के लिए आई, 1985 की बॉर्न थी, कन्या लगन की कुंडली थी, सप्तम भाव का स्वामी गुरु नीच का होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ था। गुरु नीच, पंचम भाव में नीच गुरु की महादशा चल रही है। मैंने बोला तलाक होगा, रिश्ता टूटेगा। सबसे पहले आते ही मैंने उस चीज को पकड़ा। देखो, अगर आपको अपने कस्टमर को प्रभावित करना है ना, तो सबसे पहले उसकी कमी बताओ। आप कोशिश ये करो कि आप उस चीज को पकड़ो, उस नस को दबाओ, पर ऐसे नहीं दबानी है। मतलब जो चीज़ आपको कुंडली में नजर आ रही है, भ्रमित नहीं करना, उस चीज़ को सबसे पहले पकड़ लो। वो व्यक्ति वहीं सरेंडर कर जाएगा, वहीं झुक जाएगा, वहीं वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा। और फिर उसके दिमाग में अगर ये ख्याल होगा ना कि आपका इंटरव्यू लेना है, जा करके पंडित जी को परखना है, कितनी नॉलेज है ये देखनी है, वो 70% वहीं कमज़ोर पड़ जाएगा, 80% तक, क्योंकि आपने इनिशियली उसको वही बता दिया जो उसकी वीकनेस थी। मैंने बोला आपका गुरु नीच का है, गुरु की महादशा चल रही है, पंचम भाव में बैठा है, संतान के घर में नीच का होकर के बैठा है। मैंने कहा संतान के साथ तो परेशानी रहेगी ही, अलगाव रहेगा ही, और साथ में पति के साथ बन नहीं पाएगी, क्योंकि पति सुख का कारक है, कारक एडिशनल चार्ज है गुरु के पास में।
तो ऐसे हमारे को देखना पड़ेगा। फिर कहती है एक बार पति की देख लो। पति की देखी तो उसकी कुंडली थी मीन लगन की, 88 बॉर्न था, उससे 4 साल छोटा था, और सप्तम भाव में शुक्र नीच का था, मीन लगन थी। शुक्र नीच हो गया 7th हाउस में। अब यहाँ पर शुक्र नीच का हुआ। मैंने कहा यार ये तो पत्नी सुख का कारक होता है, तुम्हारा नीच का होकर के बैठा है पति के घर में। मैंने कहा लड़के का, तुम्हारे पति का शुक्र नीच है, तुम्हारा गुरु नीच है, दोनों के ही कारक नीच है, दोनों के ही कारक ही नीच हो गए, पति का सुख कैसे चल पाएगा। तो हमारे को कई बार अगर अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है तो सबसे पहले उसकी वीकनेस को पकड़ लो और उसके बाद फिर आगे अपना प्रेडिक्शन चालू कर दो। यही है ज्योतिष, शोध का विषय है। जितना शोध करेंगे उतना डे बाय डे निकल के आता है। अब राहु का परिवर्तन हुआ, कह रही कि क्या मेरा, मैंने कहा कह रही ये दूसरा कैसा चलेगा मेरा। मैंने दूसरा भी नहीं चलेगा, मैं पहले तो टूट चुका है, ये दूसरा ये भी नहीं चल पाएगा। कह रहे क्यों नहीं चल पाएगा। मैंने कहा इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि मैंने कहा आपकी जो जन्म पत्रिका है वो कन्या लगन की, और 28 अक्टूबर को राहु भी आ रहा है सप्तम भाव में। 30 अक्टूबर को आ रहा है कि नहीं आ रहा। 30 अक्टूबर को मीन राशि में राहु भी तो आ रहा है और लगन में केतु रहेगा। तो मैंने कहा आपका तो वैसे भी नहीं चलेगा, जो अगले 17-18 महीने आपके रहने वाले हैं इसमें भी दिक्कत रहेगी। फिर बोली कि मेरा सेकंड पति भी मुझे छोड़ रहा है, क्या मेरा सेकंड भी टूटेगा। मैंने कहा बिल्कुल टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। तो क्या थर्ड होगा। मैंने कहा पहले सेकंड से फ्री हो लो फिर थर्ड का आंसर दूंगा। अभी थर्ड के ऊपर क्यों जाऊं, पहले सेकंड से तो फ्री हो लो, फिर एक बार फिर आ जाना। कुंडलियों का तो अध्ययन 6 महीने 8 महीने में साल में कराते रहना चाहिए, करंट गोचर पता चलते रहते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से मुझे सुना उसके लिए। और एक बार पुनः इस मंच को प्रणाम करता हूँ। बबीता अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। आप अपने जहाँ जहाँ हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ ज्योतिष के प्रति लोगों को जोड़ें और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना बड़ा परिवार हमारा होता चला जाएगा, हमारा कारवा बड़ा होता चला जाएगा, कोई ये नहीं कह सकता आँख उठा करके कि हाँ ज्योतिष अंधविश्वास है। आप सबके ऊपर दायित्व है, सबके ऊपर, और आप सब ज्ञानी हैं। बस अपने ज्ञान को बाहर निकल के परोसिए, सामने वाले के सामने प्रभावित करिए, अच्छा फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र जी, युवा चेतना और युवा ऊर्जा से जब वक्ता अपनी बात रखता है तो हमारी तालियों में भी युवा वाला भाव होना चाहिए। मुझे आज हृदय से एक बात की खुशी है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी से लगभग मेरा 20 साल का संबंध है और 20 साल से उनके आशीर्वाद के छत्र छाया में मैं चल रहा हूँ। जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो चेतना, जो भावों की पकड़, जो विषय की संबद्धता, जो समर्पण और जो निष्ठा उनकी वाणी में है, वो हम YouTube पर मानवेंद्र जी की वाणी में सुनते आए हैं, पर मौलिक रूप से मेरा पहली बार उनके साथ आज सुनने का मौका आया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गुरुदेव ने अपने संस्कार की परिपाटी को आगे बढ़ाया। मैं उनको नमन करता हूँ ज्योतिष जगत की ओर से, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और मानवेंद्र जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप मूर्धन्य उच्च कोटि के वक्ता हैं और आप अग्रसर हों। षष्ठी ज्योतिष